सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कीमत समय की जान लें, समय है अनमोल, काम समय पर कीजिए, मन की आंखें खोल। जीवन में समय की कीमत को पहचानना और उसका ज्ञान लेना बेहद आवश्यक है। और आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और इसके लिए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, सोमवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। प्रत्येक दिन में हमें कुछ सकारात्मक देखने का प्रयत्न करना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी दिन कुछ गौर से क्यों ना देखना पड़े, क्योंकि सकारात्मकता ही आशा की नींव है और आशा हमारी शक्ति का आधार, और इसके लिए महत्वपूर्ण है सकारात्मक विचार। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। मनुष्य का शरीर व धन वैभव भी शाश्वत नहीं, पर मृत्यु तो सदैव हमारे सम्मुख ही रहती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम मानव धर्म का परिपालन करते हुए जीवन यापन करें। Human body, wealth and splendor are never eternal, but death is ever present before us. Hence, it is our duty to live life in accordance with human values. भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में वेद हमारे मूल और प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों में ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, धर्म, संगीत और परंपरा जैसे विषयों का ज्ञान वर्णित है। जो ग्रंथ हैं वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जीवन का ज्ञान देते हैं। वेद न सिर्फ शाश्वत मूल्य बल्कि तमाम विषयों पर ज्ञान इनमें वर्णित है और उससे हमें प्रेरित करते हैं। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रभाग में देख लेते हैं ऋग्वेद पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। यावत ब्रह्म विष्ठितम तावती वाक्। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, जितना बड़ा और व्यापक ब्रह्म अथवा आकाश है, उतनी ही बड़ी और व्यापक ये वेदवाणी है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी प्रकार की विद्या का समावेश है। वेद विद्या भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत है, जिसके अध्ययन, चिंतन और मनन पूर्वक व्यवहार से किसी भी मानव समाज अथवा राष्ट्र का उत्कर्ष संभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के क्रम में आज चारों वेदों में प्रथम और सबसे प्राचीन किंतु वर्तमान में भी उतना नवीन और उत्कृष्ट ऋग्वेद पर प्रस्तुत है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लक्ष्मी मनपगामिनी, अपौरुषेय सनातन शिक्षा का मूल आधार और मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ ऋग्वेद 10 मंडल और प्रायः 1028 सूक्तों में विभक्त है, जिसमें अनेकों मंत्र अथवा ऋचाएं हैं।
जिनकी व्यापक अर्थों को बताने वाली एक एक मात्रा आज भी अपने मूल रूप में उपलब्ध होती है। यम पुरुषानहम्। ऋग्वेद में दो शब्द हैं, ऋक् और वेद। ऋक् का अर्थ है स्तुति और वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जिसमें मंत्रों या ऋचाओं के माध्यम से स्तुति की गई है वह है ऋग्वेद। च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि। ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान विज्ञान है। ऋग्वेद में जहाँ एक ओर धर्म, आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, सामाजिक जीवन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि विषयों से संबंधित पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है, तो वहीं ऋग्वेद में विज्ञान के विविध अंगों जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वृष्टि विज्ञान, पर्यावरण एवं भूगर्भ विज्ञान से संबंधित सामग्री भी विपुलता से उपलब्ध होती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कृष्टता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय का प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है। आज विश्व की मनीषा इस ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में सर्वमान्य रूप से स्वीकार करती है। इस ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति इत्यादि की जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल तथ्य हैं, वो सब बताए गए हैं। इसके पश्चात इसके आधार पर मानव ने इन सब विषयों पर विकास किया। ऋग्वेद का धार्मिक जीवन अध्यात्मवाद से प्रभावित था और यज्ञ को धर्म का पर्याय माना गया है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के द्वारा मनोवांछित फल के प्राप्ति का भी वर्णन मिलता है। निवास स्थान के आधार पर देवताओं का 3 प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। पृथ्वी के देवता जैसे पृथ्वी, सोम, नदी आदि। अंतरिक्ष के देवता जैसे वायु, इंद्र इत्यादि, तथा द्युलोक के मुख्य देवता हैं सूर्य, वरुण, विष्णु आदि। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः। ऋग्वेद में नैतिक शिक्षा का उपदेश देने वाले अनेकों सूक्त प्राप्त होते हैं, जिनमें संगठन सूक्त परस्पर मिलकर कार्य करने की शिक्षा देता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, अर्थात मिलकर चलें, मिलकर बोलें, यानी हमारे सभी कार्यों में एक रूपता हो। ऋग्वेद में राजनीतिक दृष्टि से समाज के 5 स्तर थे: कुल या कुटुंब, ग्राम, विश, जन तथा राष्ट्र। इन सभी के कार्यों का भी वर्णन प्राप्त होता है। राजा अथवा राष्ट्र प्रमुख का कार्य राष्ट्र की रक्षा करना, शत्रुओं का नाश करना तथा राष्ट्र की श्री वृद्धि करना था। यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शांतिपारगः निवसत्यपि तद्राष्ट्रं वर्धते निरुपद्रवम्। ऋग्वेद के अस्यवामीय और नासदीय सूक्त में क्रमशः संसार के उद्भव, विकास, प्रलय संबंधी सभी गहन रहस्यों का वर्णन प्राप्त होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले ईश्वर की वाणी होने के कारण ऋग्वेद में प्रायः संपूर्ण ब्रह्मांड की विषय सामग्री प्राप्त होती है। इसमें वर्णित वैज्ञानिक मंत्रों के बार बार अध्ययन, अभ्यास और व्यवहार पर आधारित सनातन या भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने ही संपूर्ण विश्व को शून्य का महत्व बताया था। गणित में जो फंडामेंटल है वह है उनका संख्या, उनका नंबर। और हम ये जानते हैं कि वेद में जो संख्याएं जो हैं वे वेद में सबसे पहले प्राप्त हुई हैं, और वेद में संख्याओं के जो नाम हैं वे नाम पूरे विश्व में प्रचारित हुए हैं। आज हम जो 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि को वेद में देखते हैं, उसके जो प्रतिरूप हैं वो यूरोप की सभी भाषाओं में। तो जो फोनोलॉजी के विद्वान हैं वो ये बताते हैं कि अवश्य ही इनका संसर्ग हुआ था, अवश्य ही ऋग्वेद की इन संख्याओं से प्रेरणा प्राप्त की गई थी। ऋग्वेद में जो संख्याएं बताई गई हैं उसमें जो 10 संख्याएं हैं वो फंडामेंटल हैं, वो मौलिक हैं, और उसके आधार पर इसके आगे की संख्या विकसित हुई हैं। 10 के पश्चात की जितनी संख्याएं हैं वो 10 के आधार पर निर्मित हुई हैं। या तो 10 संख्याओं का अगली एक संख्या से योग माने
एडिशन से अथवा उनका गुणन करने से आगे की संख्याएं विकसित हुई हैं। जैसे हम एकादश द्वादश को लेते हैं, एकादश द्वादश का मतलब होता है 11 अथवा 12, तो ये जो द्वादश है वो द्वि और दश से मिला है, तो यहां पर द्वि और दश ही फंडामेंटल है, द्वादश तो उन दोनों का योग है। इसी प्रकार से जो 20, 30, 40 के लिए जो हम संस्कृत में विंशति, त्रिंशत, चत्वारिशत बोलते हैं, वो इन फंडामेंटल संख्याओं के गुणन के आधार पर विकसित हुई है। ऋग्वेद में वर्णित पर्यावरण, वृष्टि विज्ञान, अंतरिक्ष आदि विषयों पर आधारित वैज्ञानिक चिंतन पर आज भी अनेक संस्थानों में अनुसंधान हो रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक अपने प्रश्नों का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकें। ऋग्वेद की युगानुरूप सार्वभौमिकता के कारण ही देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात वैदिक शिक्षा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कराने का प्रयास किया जा रहा है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़। ज्ञान जीवन की बेहतर समझ देते हैं, इसलिए ज्ञान का प्रचार, प्रसार और संचार महत्वपूर्ण है और यही कार्य करते हैं हमारे वेद। संचार किसी के भी जीवन में बेहद आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह से मस्तिष्क की बात की जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स एक दूसरे से संचार करते हैं और संकेतों के माध्यम से अपनी बात या प्रतिक्रिया पहुंचाते हैं। यदि इन संकेतों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो इससे मिर्गी रोग उत्पन्न हो सकता है। मिर्गी रोग उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सही तरीके से इसका इलाज किया जाए तो इससे होने वाले दौरों को नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी रोग क्या है और किस तरह की सावधानी उस व्यक्ति को रखनी चाहिए जो इस रोग से प्रभावित है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। दौरे पड़ने की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है। इसके कारण और प्रभाव अलग अलग लोगों में भिन्न हो सकते हैं। कुछ मामलों में दौरे मिर्गी रोग की वजह से उत्पन्न होते हैं। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मिर्गी होने पर व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं, जिन्हें फिट्स भी कहा जाता है। मिर्गी आमतौर पर बचपन से लेकर किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकती है। दौरा पड़ना मिर्गी का सबसे आम लक्षण है। हर दौरा मिर्गी नहीं होता। कई लोगों को मिर्गी हुए बिना भी जीवन में कभी-कभी दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग उम्र में अलग अलग कारण होते हैं। जैसे बच्चों में अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए या पैदाइश के दौरान नवजात शिशु में कोई भी नुक्स हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो डिलीवरी में, बचपन में हाइपोक्सिया हो जाए तो भी मिर्गी हो सकती है। जेनेटिक कारणों से बचपन में मिर्गी हो सकती है। इसके अलावा सर पे हेड इंजरी हो जाए तो मिर्गी हो सकती है। और एक हमारे देश में बहुत प्रचलित कारण है जो है न्यूरोसिस्टिसकोसिस, जो है ब्रेन में टेपवर्म के जो अंडे पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारा फूड और वाटर हाइजीन अच्छा नहीं। मिर्गी के मरीजों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिर्गी बाकी बीमारियों से जो है बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है इलाज का। 70% में दवाई अगर सही डोज से चल रही है तो कंट्रोल होती है। तो ज़रूरत है कि न डरें और दवाई सही मात्रा में, सही डोज में, सही तरीके से लें। दरअसल मस्तिष्क में कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। विद्युत आवेगों के द्वारा ये एक दूसरे के साथ संचार करती हैं। दौरा पड़ने के दौरान विद्युत आवेग बाधित होते हैं जो मस्तिष्क और शरीर के असामान्य व्यवहार करने का कारण बनते हैं। गंभीरता हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। कुछ लोगों को बस कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ट्रांस जैसी स्थिति का अनुभव होता है, तो वहीं कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। किसी को अपने शरीर में ऐंठन महसूस होती है, तो किसी व्यक्ति को दौरा पड़ने पर मुंह से झाग निकलता है। दौरे बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित है। मिर्गी के दौरे के समय जब व्यक्ति के मुंह से झाग निकले और शरीर अकड़ने लगे तो लोगों को पता नहीं चलता कि ऐसे में करना क्या है। दरअसल ये कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि मस्तिष्क की विकृति है। गंभीर दौरे के लक्षण में हिंसक झटके और नियंत्रण की कमी शामिल है।
हल्के दौरे आना भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, इसलिए उन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे आग के पास जाना, पानी के अंदर जाना, या हवा में बंगी जंपिंग करना, या पैराग्लाइडिंग करना, या माउंटेनियरिंग करना, ये खतरनाक चीज़ें हैं मिर्गी के मरीज़ों के लिए। बस इसके अलावा सारी चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ाई हो सकती है, शादी हो सकती है, लड़कियों के बच्चे भी हो सकते हैं शादी के बाद। गंभीरता के आधार पर दौरे कई प्रकार के होते हैं। कुछ के लक्षण सामान्य या हल्के होते हैं, जिनमें शरीर का कोई भाग हिलना शामिल नहीं होता। यानी दौरे के प्रकार अलग हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क में दौरा कहां से शुरू हुआ। अधिकांश दौरे 30 सेकंड से 2 मिनट तक चलते हैं। यदि दौरा इससे अधिक समय तक चलता है तो इसको आपातकालीन स्थिति माना जाना चाहिए, जिसमें तुरंत चिकित्सीय सहायता लेना आवश्यक है। मिर्गी के झटकों के दौरान व्यक्ति को जोर से पकड़कर रखना, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसके मुंह में पानी या तरल डालना हानिकारक हो सकता है। इससे व्यक्ति के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति के मुंह में चम्मच या कोई चीज डालना भी क्षति पहुंचा सकता है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर सावधानी जरूरी है, जिससे व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सके। आप मुंह में कुछ डालेंगे नहीं, कुछ सुंघाएंगे नहीं, तो आप करवटी सिर्फ दिलाएंगे। और अगर दौरा कंट्रोल नहीं हो रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर तो आप हॉस्पिटल ले जाने की करेंगे। लेकिन जिसको दौरे पड़ते हो तो उसको नेजल स्प्रे रखना है अपने पास। 2 शीशी रखनी चाहिए स्प्रे की, एक बैग में बच्चे के स्कूल में बैग में अगर, और दूसरा घर में। मिर्गी रोग का सही इलाज करवाना आवश्यक है। ऐसा करने से प्रभावित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और मिर्गी रोग के कारण होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब उन्हें लगता है कि दौरे नहीं हो रहे तो वो दवा छोड़ देते हैं। ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। मिर्गी रोग का सही इलाज करवाना और समय पर दवा लेना, साथ ही विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना आवश्यक है। और कहा जाता है कि अगर योग को अपने जीवन में शामिल किया जाए तो निरोगी जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में सहायक है। योग में प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राणायाम यानी शरीर में प्राण या ऊर्जा का संचार। किस तरह से प्राणायाम सहायक है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, आइए समझ लेते हैं और देखते हैं विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम का महत्व और इसका उपयोग। नमस्ते, मैं प्रियंका। आपकी लाइफ में या हम सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है और हमारे विचार हमें बहुत परेशान करते हैं। आइए जानते हैं ये सिंपल और बहुत ही साधारण प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं भ्रमरी प्राणायाम। जो भंवरे की आवाज़ होती है उसी को हमें मन में हमिंग साउंड करना है। इसको करने के लिए पहले कमर को सीधी रखें, आंखें बंद कर ले। आप ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसको कान में डाल के गहरी लंबी सांस ले और गहरी लंबी सांस लेके सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। ये ध्यान रखिए कि आपके कान पूरे बंद होने चाहिए और आपका सर एकदम सीधा रहना चाहिए, कमर और सर। भ्रमरी करने से आपके विचार थोड़े कम होते हैं और जो उसकी हमिंग साउंड है, जो हमिंग साउंड जो भ्रमरी की आवाज़ होती है, उससे आपका दिमाग शांत भी रहता है। और अगर आपको नींद नहीं आती है रात को तो आपको ज़रूर और ज़रूर ये करना चाहिए। 10 राउंड या 10 काउंट तक भ्रमरी अगर आप करेंगे तो आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और विचार भी कम रहेंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे पूरे शरीर में कहीं न कहीं टेंशन तो है ही।
हर सेल में टेंशन है और हर सेल को रिलैक्स करने का एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की गुंजन, आप लंबा सांस लें और छोड़ते वक्त गुंजन भंवरे की भ्रमर वो आवाज़ निकालें। जितना लंबा हो सके, लंबा एक्सेलेशन तो है ही, साथ में ये गुंजन से एक एक सेल वाइब्रेट करेगा और शरीर में रिलैक्सेशन आ जाएगा। सबसे मेन चीज़ है कि आलस हटेगा। आलस जब होता है तब हम कोई काम व्यवस्थित नहीं कर सकते। आलस तो दिन भर में कभी भी नहीं आना चाहिए। कभी कभी खाना अगर ज़्यादा खा लो तो आलस हो जाता है, ना खाएं, आधा पेट ही खाना खाएं और भ्रामरी प्राणायाम नियमित करें। सवेरे, दोपहर, शाम 1-2 राउंड ज़रूर करें। नमस्कार। योग और प्राणायाम से मन मस्तिष्क शांत होता है, शुद्ध होता है और शुद्धता से पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, जिससे जीवन सरल हो जाता है। तो योग का अभ्यास आप जीवन में करते रहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जीवन में जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो कभी कभी उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक ऐसा भाषा के साथ भी होता है। भाषा का जब शुरुआत होती है उसको सीखने की तो कभी कभी उसका उच्चारण गलत हो जाता है। आइए आज संस्कृत पाठशाला में नारायण दत्त मिश्र के पास चलते हैं, जो सिखा रहे हैं संस्कृत भाषा का सही और शुद्ध उच्चारण कुछ उदाहरणों के साथ। नमो नमः संस्कृत प्रियेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतस्य एतस्यां पाठशालायाम् अहम नारायण दत्तः स्वागतं करोमि भवतां समेषां। कई बार हम भी संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा में सिखाते हुए प्रादेशिक उच्चारण के शिकार हो जाते हैं और बोल जाते हैं स्वागतमस्ते संस्कृत पाठशालायां, अर्थात संस्कृत को संस्कृत ऐसा बोल जाते हैं और यही हम संस्कृत की विशेषता से स्वयं को दूर कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि कैसे और क्यों संस्कृत भाषा अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक स्वरूप से समन्वित है, सजी है। इसलिए हमें संस्कृत को संस्कृत न कहकर संस्कृत यानी त अर्थात तकार के बाद अ या आकार के प्रयोग के साथ उच्चारित करना चाहिए। इसी तरह हम जब राम, मोहन, श्याम, रामायण, महाभारत ये शब्द उच्चारित कर रहे होते हैं तो हमें संस्कृतगत शुद्धतम उच्चारण का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। यानी राम को राम, श्याम को श्याम, ऐसे ही रामायण को रामायण और महाभारत को महाभारत न कहें, बल्कि राम, श्याम, रामायण, महाभारत ऐसा कहें। और हाँ, अंग्रेजी के उच्चारण का रामायण और महाभारत में उपयोग बिल्कुल भी न करें। यानी रामायणा, महाभारता ये भी हमें नहीं बोलना।
इसी तरह से और भी कई उच्चारण हैं जिसमें प्रादेशिक उच्चारण आ जाता है और कई बार तो हम वैदेशिक उच्चारण भी अपने उच्चारण में ले आते हैं और दोष कर बैठते हैं। जैसे कुछ और शब्द उदाहरण के तौर पर हम जान लेते हैं ताकि हम गलत उच्चारण आगे से ना करें और उन शब्दों के शुद्ध उच्चारण अवश्य करें। तो एक शब्द है सचिवालय, जिसे अक्सर आपने भी सुना होगा सचिवालय इस रूप में, केंद्रीय सचिवालय इस रूप में। वस्तुतः मुख सुख या अनवधानतावश या फिर किसी प्रदेशगत या अन्य भाषागत उच्चारण के प्रभाव में ऐसा बोल दिया जाता है, यानी सचिवालय को सचिवालय बोल दिया जाता है। ऐसे ही कार्यालय को कार्यालय, आवश्यकता को आवश्यकता, भावुकता को भावुकता, लौकिकता को लौकिकता आदि आदि कई शब्द हम ऐसे ही बोल जाते हैं अशुद्ध रूप में। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे शब्दों के प्रयोग के क्रम में यदि हम इन शब्दों के एक एक अक्षर के विन्यास पर ध्यान दे दें तो हम स्वयं ही अपने शिक्षक हो सकते हैं। और संस्कृत में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी संस्कृत से प्रभावित इन जैसे शब्दों के उच्चारण सर्वथा शुद्ध रूप में हम कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही और उदाहरणों के साथ हम मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दें अनुमति। नमस्कार। अभ्यास से कुशलता बढ़े और कुशलता से बढ़े आत्मविश्वास। कुशलता जीवन में चाहिए तो करते रहिए अभ्यास। जीवन में अभ्यास करते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए और नए प्रयत्न करते रहिए, इसी से जीवन गतिमान रहता है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।